अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today's lab is about digital filter design and analysis. डिजिटल फिल्टर्स जो है ये डीएसपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, या एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उसकी फील्ड है, सब फील्ड है डीएसपी की, डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन जो है। और कुछ केसेस में तो लोग आर्ग्यू करेंगे कि डीएसपी हम पढ़ते ही डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन के लिए है। जो हमारा फाइनल आउटकम होता है डीएसपी पढ़ने का, वो डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन भी होता है। वो एक बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत मेजर पार्ट है आपकी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कोर्स का, डीएसपी कोर्स का। डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन एंड एनालिसिस से क्या मुराद है? डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन एनालिसिस से मुराद है फिल्टर्स को डिज़ाइन करना और फिर इनकी एनालिसिस करना, उनको एनालाइज करना, उनको देखना कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। सो दिस इज व्हाट द टाइटल मीन्स एक्चुअली। सबसे पहले इस लैब में हमने डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन की कुछ बेसिक्स को देखना है, फिल्टर्स की बेसिक्स को देखना है। इसके बाद हमने कुछ टूल्स देखने हैं लैब व्यू के, जिसके ज़रिए हम फिल्टर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको और ज़्यादा कम्प्लेक्स करते जाना है, कम्प्लेक्स फिल्टर्स डिज़ाइन करने हैं और उनके कोफिशिएंट्स वगैरह को सेव करना है। तो ये काम हमने करना है आज की इस लैब में। Starting with the basics of analog versus digital filters। तो एनालॉग फिल्टर्स और डिजिटल फिल्टर्स में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू? इस स्लाइड को अगर आप देखें तो इसमें कुछ आपको डिफरेंसेस बताए गए हैं एनालॉग और डिजिटल फिल्टर्स में। और साथ में ये दो पिक्चर्स भी आपको कुछ वेग सा एक आइडिया दे रहे हैं दोनों के बारे में। जो ऊपर वाली पिक्चर है तो वो आपको एनालॉग फिल्टर के बारे में एक आइडिया दे रहे हैं, जो नीचे वाली पिक्चर है तो वो आपको डिजिटल फिल्टर के बारे में कुछ आइडिया दे रहे हैं। It says that analog filters are designed using capacitors, resistors and inductors and op amps। सो इट इज़ कॉमन सेंस कि आपके पास जो एनालॉग फिल्टर्स होते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग एनालॉग कंपोनेंट्स। एनालॉग कंपोनेंट्स में आपके पास कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और ऑप एम्प वगैरह आ जाते हैं। इन कंपोनेंट्स में बेसिकली आपके पास जो सिग्नल फ्लो करता है तो वो एक एनालॉग सिग्नल होता है, इसलिए इनको हम एनालॉग कंपोनेंट्स कहते हैं। एनालॉग कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए? कंटिन्यूस सिग्नल्स को फ़िल्टर करने के लिए या एनालॉग सिग्नल्स को फ़िल्टर करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो डिजिटल सिग्नल्स आपके पास होते हैं, तो वो डिजिटल फिल्टर्स जो आपके पास होते हैं तो वो डिजिटल सिग्नल्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए या फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटल फिल्टर्स जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हार्डवेयर में? तो डिजिटल फिल्टर्स को हम हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं डीएसपीस पे, डीएसपी किट्स जो आपके पास होते हैं, एफपीजीएस पे, माइक्रो कंट्रोलर्स पे, इन चीज़ों पे हम डीएसपी फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिजिटल सिस्टम्स, या ये डिजिटल प्रोसेसर्स हैं किसी ना किसी किस्म के। डीएसपी जो है ये एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बना होता है डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए। FPGA स्टैंड्स फॉर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। ये भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम डिजिटल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर्स को तो आप जानते ही हैं कि वो क्या होते हैं। सो ये फ़र्क है आपके डिजिटल फिल्टर्स और एनालॉग फिल्टर्स में। डिजिटल फिल्टर्स जो हैं वो डिजिटल सिग्नल्स को फ़िल्टर आउट करते हैं। एनालॉग फिल्टर्स जो हैं वो एनालॉग फिल्टर्स को फ़िल्टर आउट करते हैं। एनालॉग फिल्टर्स एनालॉग कंपोनेंट से मिलके बनते हैं और डिजिटल फिल्टर्स डिजिटल कंपोनेंट्स में इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा जी। अब हम आते हैं फ़िल्टर रिस्पॉन्स की तरफ। अभी कुछ देर पहले आमिर से मैंने पूछा कि फ़िल्टर्स के बारे में बताएँ, तो उन्होंने मुझे लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर के बारे में बताया। इट वाज अ गुड रिस्पॉन्स, लेकिन देखते हैं कि बेसिकली ये फ़िल्टर रिस्पॉन्सेज होते कौन-कौन से किस्म के हैं और ये किस तरह आपके सिग्नल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी स्वीप सिग्नल। Now what is a frequency sweep signal? A frequency sweep signal is a signal that contains every frequency that is present inside a frequency band। एक ऐसा सिग्नल जिसमें हर एक फ्रेक्वेंसी हो। इसका मतलब है कि इस सिग्नल में लोवेस्ट फ्रेक्वेंसी से लेकर हाईएस्ट फ्रेक्वेंसी तक हर एक फ्रेक्वेंसी होगी।
Now, usually a frequency sweep signal is a type of an ideal signal और ये practically exist नहीं करता. इसको sweep signal क्यों बोलते हैं? Because just like a sweep signal ये lower value से शुरू होता है और higher value तक जाता है. ठीक है? लेफ्ट साइड पे लोअर वैल्यू होती है और राइट साइड पे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की बड़ी होती जाती है, हायर होती जाती है. सो दिस इज अ सिग्नल विद एवरी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इनसाइड इट फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट. अब इस स्वीप सिग्नल को हमने गुजारना है मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स में से. यहाँ पर राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले आपके पास जो फिल्टर है इसका रिस्पॉन्स है लो पास. इसको हम लो पास फिल्टर बोलते हैं. अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो लोअर फ्रीक्वेंसीज को ये पास कर रहा है और जैसे फ्रीक्वेंसी बड़ी होती जा रही है राइट साइड पे तो ये उन फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा है, ये हायर फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं करता. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लो पास फिल्टर बिकॉज इट ओनली अलाउज लोअर फ्रीक्वेंसीज. सो जब स्वीप सिग्नल हम इस लो पास फिल्टर में से गुजारते हैं तो आप देखें आपको इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो तो पास हो गई है इस फिल्टर में से, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बड़ी होती जा रही है तो आपके सिग्नल का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है क्योंकि आपका जो फिल्टर है वो आपके सिग्नल की हायर फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा है, उनको फिल्टर आउट कर रहा है. ठीक है? सो दिस इज हाउ द लो पास फिल्टर वर्क्स. इसके बाद आपके पास हाई पास फिल्टर है. तो यही फ्रीक्वेंसी स्वीप सिग्नल अगर हम हाई पास फिल्टर में से गुजारें तो हाई पास फिल्टर हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और लोअर फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करेगा. तो इफ यू सी आपके पास ये लोअर फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये स्टॉप हो रही हैं, इनका मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करते जा रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज पे जा रहे हैं, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पास हो रही हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ हाई पास फिल्टर. इट passes हायर फ्रीक्वेंसीज. अच्छा, ये तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के बारे में हो गया. नाउ वी कम टू बैंड पास फिल्टर. व्हाट इज अ बैंड पास फिल्टर? A band pass filter is basically a filter that allows a specific band of frequencies, जो कि एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलाउ करता है. अब इसको ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैसे पता चलता है कि इसने क्या अलाउ करना है? तो ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसको यूजर बताता है कि जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज तुमने पास करना है वो यहाँ से यहाँ तक है, 100 से 200 तक है, या 1000 से 3000 तक है, या 300 से लेकर 3.5 किलोहर्ट्ज तक है. दिस इज अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है? तो ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पास करना है और सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको स्टॉप करना है. सो एज इट्स डायग्राम क्लियरली शोज आपके पास दरमियान में देखें ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. ये जो आपको दरमियान में पीक नजर आ रहा है दिस इज दैट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है. इसका मतलब है कि और सारी फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो रही है. तो अगर इस बैंड पास फिल्टर से मैं ये स्वीप सिग्नल गुजारूंगा तो ये बैंड पास फिल्टर सिर्फ बीच में ही ये जो बैंड है इसको पास करेगा, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको स्टॉप करेगा, जो क्लियरली आपको इस रिस्पॉन्स से नजर आ रहा है. फिर आपके पास एक सिग्नल होता है जिसे हम बोलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर. नाउ दिस इज अ बैंड स्टॉप फिल्टर. ये आपके पास एक बैंड स्टॉप फिल्टर है. नाउ इफ यू लुक एट दिस बैंड स्टॉप फिल्टर, आपके पास ये बैंड स्टॉप फिल्टर का जो डायग्राम है ये क्लियरली आपको शो कर रहा है कि ये फिल्टर जो है ये एक स्पेसिफिक बैंड को स्टॉप कर रहा है. बीच में ये एक बैंड है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये भी आपने इसको बताना होगा कि कौन से बैंड को इसने स्टॉप करना है और कौन से को इसने पास करना है. तो ये एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करेगा और सारी फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा. इसके रिस्पॉन्स से आपको नजर आ रहा है जब आप इससे ये फ्रीक्वेंसी स्वीप सिग्नल गुजारते हैं इस बैंड स्टॉप फिल्टर में से, तो फ्रीक्वेंसी स्वीप सिग्नल के रिस्पॉन्स को अगर आप देखें तो ये जो बैंड है बीच में इसको स्टॉप किया हुआ है इस बैंड स्टॉप फिल्टर ने, और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास बैंड्स हैं जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पास हो गई हैं. अब बैंड स्टॉप फिल्टर इज द अपोजिट ऑफ बैंड पास फिल्टर. बैंड स्टॉप फिल्टर जो काम करता है वो एग्जैक्टली exactly अपोजिट होता है आपके बैंड पास फिल्टर के, या आप कह सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर जो है वो एग्जैक्टली exactly अपोजिट होता है बैंड स्टॉप फिल्टर के. तो ये दोनों फिल्टर्स एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं. ठीक है? सो यू हैव अंडरस्टूड दीज फोर फिल्टर्स नाउ.
लो पास फिल्टर को आपने समझ लिया जो लोअर फ्रिक्वेंसीज को पास करता है। हाई पास फिल्टर को समझा जो कि हायर फ्रिक्वेंसीज को पास करता है। फिर आपके पास बैंड पास फिल्टर है जो कि एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास करता है। और फिर आपके पास एक फिल्टर है जो कि एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करता है। ओके, अब कुछ और किस्म के फिल्टर्स भी हैं आपके पास। इनमें आपके पास अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अदर फिल्टर्स। अदर फिल्टर्स में आपके पास जो फिल्टर्स लिखे हैं दैट इज अ नॉच फिल्टर एंड दैट इज अ कॉम फिल्टर। कॉम फिल्टर और नॉच फिल्टर क्या होता है? ये स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स होते हैं। नॉच फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करता है। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि कोई सिग्नल है और उसमें से हमने 50 हर्ट्ज को हटाना है, तो आप नॉच फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। नॉच फिल्टर बेसिकली यूज होता है किसी भी सिग्नल से डीसी ऑफसेट नॉइस को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो नॉइस एक फ्रीक्वेंसी पे होती है, तो उसके लिए हम नॉच फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। अ नॉच फिल्टर इज अ स्पेशल केस ऑफ अ बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर का स्पेशल केस है। लेकिन बैंड स्टॉप फिल्टर में तो हम एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करते हैं। नॉच फिल्टर में हम सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करते हैं। तो अगर आप बैंड स्टॉप फिल्टर का जो बैंड है उसको इतना नैरो करें कि उसको हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे फोकस कर दें, तो बैंड स्टॉप फिल्टर बन जाता है नॉच फिल्टर। ठीक है। फिर आपके पास कॉम फिल्टर है। तो कॉम फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि आपको मुख्तलिफ पोजिशन पे नॉचेस देता है। मल्टीपल नॉचेस होते हैं उसमें। फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि मैं 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज को स्टॉप करूं, तो आपको इन सारी फ्रीक्वेंसीज पे एक एक नॉच मिलेगा। This type of a filter is known as a COM filter because इस COM filter का जो frequency response ग्राफ है या जो magnitude response है वो बिल्कुल एक कॉम की तरह बनता है, एक कंघी की तरह बनता है, इसलिए हम इसको कॉम फिल्टर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। और अब हम जाते हैं किसी फिल्टर के मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को समझते हैं कि किसी फिल्टर के मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और जब हमने फिल्टर डिजाइनिंग करनी होती है तो हमने किस किस चीज का ख्याल रखना है। This is what we are going to study next. So let's see. These are the filter parameters. ना अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बेसिकली एक लो पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ग्राफ है। दिस इज द मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पर ऊपर है, तो देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जीरो से आगे लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी जीरो से शुरू होती है दैट इज द लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ज्यादा मैग्नीट्यूड दे रहा है। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड अब कम हो रहा है, देखिए नीचे आ रहा है। और फिर और आगे जाके ये बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज पे आपको ये जीरो मैग्नीट्यूड या कम मैग्नीट्यूड देता है और लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ज्यादा मैग्नीट्यूड देता है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ अ लो पास फिल्टर। ये एक लो पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। अच्छा, अब इसमें जो फील्ड्स हैं इनको समझते हैं। कौन कौन से फील्ड्स हैं इसमें? सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिशन बैंड। लेकिन ट्रांजिशन बैंड को समझने से पहले हम पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी और स्टॉप बैंड एच फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। नाउ पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि पास बैंड का एच स्पेसिफाई करती है। मतलब इससे ही आपको पता चलता है कि यहाँ तक फ्रीक्वेंसी जो है वो पास होगी, इसके आगे स्टॉप होगी। ठीक है। अब चूंकि ये एक लो पास फिल्टर है तो इसमें जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो पास हो रही है, तो ये जो एरिया है जो फ्रीक्वेंसी पास हो रही है इसको हम पास बैंड कहते हैं। दिस इज योर पास बैंड। ठीक है। और ये जो एरिया है जहां पर फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो रही है तो इसको हम स्टॉप बैंड कहते हैं। दिस इज योर स्टॉप बैंड। तो पास बैंड का जो एज है जहां पर पास बैंड स्टॉप हो जाता है, मतलब उसके आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी पास नहीं होती, उसको हम पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और स्टॉप बैंड का जो एज है जहां पर स्टॉप बैंड खत्म हो जाता है, दिस इज द स्टॉप बैंड। ठीक है। तो इसको हम स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब भी आपने फिल्टर को डिजाइन करना होगा, रिमेंबर आपने ये दो फ्रीक्वेंसीज अपने फिल्टर को बतानी है। आपने अपने फिल्टर को पास बैंड एज बताना होगा और आपने अपने फिल्टर को स्टॉप बैंड एज बताना होगा, ताकि आपके पास आपके फिल्टर को पता हो
कि उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी को पास करना है और कौन सी फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करना है। दिस इज द पर्पस ऑफ पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी। अब याद रखिए कि ये जो पास बैंड है, इससे जो आपका स्टॉपिंग बैंड है, अगर आप इस पे डायरेक्टली आते हैं तो ये डायरेक्टली शुरू नहीं होता। इफ यू जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, तो पास बैंड के बाद आपके पास डायरेक्ट स्टॉप बैंड नहीं है, बल्कि दरमियान में आपके पास ये लाइन इस तरह टेढ़ी हुई हुई है, डायगोनल सा है। ऐसा नहीं है कि पासिंग हो गई है और डायरेक्टली स्टॉपिंग शुरू हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली स्टॉप हो जाती है, नहीं। आपका फिल्टर जो है वो स्टॉप बैंड में जाने से पहले कुछ ना कुछ टाइम लेगा। इस टाइम को ये जो पास बैंड से स्टॉप बैंड में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ऐसे, इसको कहते हैं ट्रांजिशन बैंड। ट्रांजिशन कहते हैं चेंज को। So whenever the stop band changes in the pass band or the pass band changes in the stop band, इस फेज को हम ट्रांजिशन बैंड कहते हैं। ये ट्रांजिशन बैंड जो है, ये एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने को कहते हैं। पास बैंड से स्टॉप बैंड में और स्टॉप बैंड से पास बैंड में, ठीक है। तो दिस एरिया इज द ट्रांजिशन एरिया और द ट्रांजिशन बैंड, इसको आपने ध्यान में रखना। और ये आपका स्टॉप बैंड है। सो वी हैव गॉट, नॉर्मली वी हैव गॉट 3 बैंड्स इनसाइड एनी फिल्टर। किसी भी फिल्टर में आपके पास 3 बैंड्स होते हैं। एक आपका पास बैंड होता है, एक आपका ट्रांजिशन बैंड होता है और एक आपका स्टॉप बैंड होता है। ये 3 बैंड्स होते हैं आपके पास। अच्छा, अब इसमें और क्या-क्या चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है, जो कि हमारे फिल्टर डिजाइन में काम आ सकता है। तो इसमें आपके पास एक और जो पैरामीटर है, इसको हम बोलते हैं पास बैंड रिपल। इफ यू सी, ये ऊपर लिखा हुआ है। Now what does a ripple means? Ripple is basically some disturbance in anything, in your magnitude or in anything. तो ये जो पास बैंड है, इसमें जो मैग्नीट्यूड का जो लेवल है, ये बेसिकली प्रैक्टिकली स्मूथ नहीं होता। यहाँ पर तो हमने आइडियली इसको एक ही लाइन बनाया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल फिल्टर्स में ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल सीधी लाइन होती है। इसमें जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज है, इसमें रिपल्स होते हैं। ये वैल्यूज ऊपर नीचे चेंज होती रहती हैं। तो हमें ये रिपल्स कम चाहिए, हमें ये ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ये रिपल्स ज्यादा हो, मतलब मैग्नीट्यूड्स में डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस ज्यादा हो, तो वो हमारे लिए मसला है। वी वांट द पास बैंड मैग्नीट्यूड टू बी एज स्मूथ एज पॉसिबल। तो ये जो पास बैंड रिपल है, ये भी हमारे डिजाइन में यूज होता है। ये भी एक डिजाइन पैरामीटर है। हमने अपने फिल्टर को बताना है कि पास बैंड रिपल इतना होना चाहिए, ठीक है। सब्र करें, किसी ने क्लास ज्वाइन। अच्छा, इसके बाद आपके पास अगर आप आए स्टॉप बैंड पे, तो स्टॉप बैंड पे भी आपके पास एक पैरामीटर है जिसे हम बोलते हैं स्टॉप बैंड रिपल। दिस इज द स्टॉप बैंड रिपल। देखें, ये जो आपको एरो दिखाया गया है, ये स्टॉप बैंड में आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि स्टॉप बैंड बेसिकली स्मूथ नहीं होता, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे होता है। सो दिस इज द स्टॉप बैंड रिपल। तो जैसे हमें पास बैंड में ये रिपल्स डिजायरेबल नहीं है, हमें नहीं चाहिए, इसी तरह स्टॉप बैंड में भी ये रिपल्स डिजायरेबल नहीं है। इनका फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो ये स्टॉप बैंड रिपल्स भी हमें कम चाहिए। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ फिल्टर डिजाइन से रिलेटेड, जो कि आपने जहन में रखने हैं। वो रूल्स ये हैं कि ट्रांजिशन बैंड जो है, ये जितना कम होगा उतना ही आपके पास फिल्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि स्टॉप बैंड से पास बैंड में या पास बैंड से स्टॉप बैंड में जो ट्रांजिशन है वो तेजी से होगी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। हम ये नहीं चाहते कि पास बैंड के साथ साथ कुछ और रेजिड्यू फ्रीक्वेंसीज, खराब फ्रीक्वेंसीज भी पास हो, क्योंकि ट्रांजिशन बैंड बहुत लंबा था। हम चाहेंगे कि जैसे ही पास बैंड खत्म हो जाए, उसके बाद स्टॉप बैंड शुरू हो, ताकि स्टॉप बैंड की जो फ्रीक्वेंसीज है वो पास ना हो, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ पास बैंड की फ्रीक्वेंसीज चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा डिजाइन फिल्टर का वो होगा जिसमें आपके पास जो ट्रांजिशन बैंड है वो बेसिकली नैरो हो, वो बहुत छोटा हो। दिस इज अ गुड डिजाइन। इसके अलावा जो रिपल्स आपके पास हैं, इन रिपल्स को कम होना चाहिए। वी वांट देम टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल।
अब याद रखें आइडियल केस में हम इनको रिमूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल केस में तो ये हर हाल में होंगे, तो प्रैक्टिकल केस में तो हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकते हैं, लेकिन हम इनको कम कर सकते हैं। तो जितना आपके पास ये रिपल्स कम होंगे उतना आपका जो फिल्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, पास बैंड रिपल भी और स्टॉप बैंड रिपल भी। बट हियर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन बैंड नैरो होना चाहिए, और साथ में ये भी बताया कि रिपल्स जो है वो कम होने चाहिए, लेकिन ये दोनों काम साथ साथ अच्छे तरीके से नहीं हो सकते। प्रॉब्लम इज कि जब आप ट्रांजिशन बैंड को नैरो करते हैं तो जो साइड बैंड रिपल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं, और अगर हम रिपल्स को कम करते हैं तो ट्रांजिशन बैंड इंक्रीज होता जाता है। नाउ दिस इज एन इशू। ये सबसे बड़ा एक डिज़ाइन इशू या डिज़ाइन चैलेंज है जो कि डिजिटल फिल्टर डिज़ाइनर्स फेस करते हैं, कि जब वो ट्रांजिशन बैंड को छोटा करते हैं तो साइड में जो आपके पास रिपल्स हैं, जो पास बैंड रिपल्स हैं, स्टॉप बैंड रिपल्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए है। और जब हम रिपल्स को कम करते हैं तो फिर ट्रांजिशन बैंड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो ज़्यादा खुल जाता है, वो भी हमें नहीं चाहिए है। तो अब इसमें हमने क्या करना है इस केस में? इसमें हमने ट्रेड ऑफ करना है इन बिटवीन द लेवल ऑफ ट्रांजिशन बैंड, द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन बैंड एंड द लेवल ऑफ रिपल्स प्रेजेंट इनसाइड योर सिग्नल। हमने कुछ ऐसी वैल्यू चूज करनी है ट्रांजिशन बैंड की और रिपल्स की जिस पे आपके पास जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक्सेप्टेबल हो। तो इसमें आप ट्रेड ऑफ करेंगे एज अ डिजिटल फिल्टर डिजाइन इंजीनियर, एज अ डीएसपी इंजीनियर। ठीक है, अभी आपका काम है कि आप कैसे वो वैल्यूज डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर एक फ़िल्टर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए बनता है। तो हर एक फ़िल्टर का ट्रांजिशन बैंड, हर एक फ़िल्टर का रिपल, पास बैंड रिपल, स्टॉप बैंड रिपल, पास बैंड एज फ्रिक्वेंसी, स्टॉप बैंड एज फ्रिक्वेंसी, ये सारी डिफरेंट होती है। तो इसमें जो है हम कोई एक वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आप फ़िल्टर किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आप इंसान की आवाज़ की फ़िल्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं तो ये वैल्यूज़ सारी डिफरेंट होंगी। अगर आप किसी और एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई मोबाइल सिग्नल फ़िल्टर आउट कर रहे हैं तो उसमें फिर हायर फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, तो फिर वो फ़िल्टर जो है डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस पे काम करेगा। तो इसी तरह हर एक एप्लीकेशन के लिए जो फ़िल्टर्स डिज़ाइन होते हैं, उनके आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेसिक्स सबके सिमिलर हैं, सबके एक जैसे हैं। ये तो हो गया फ़िल्टर पैरामीटर्स के बारे में। एक और चीज़ मुझसे भूल गई है, दैट इज़ द स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन। नाउ एटेन्यूएशन कहते हैं मैग्नीट्यूड को सप्रेस करने को या मैग्नीट्यूड को कम करने को। तो स्टॉप बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होता। वी वांट द मैग्नीट्यूड टू बी एज लेस एज पॉसिबल इन द स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड में हम जो मैग्नीट्यूड है उसको जितना कम रख सके उतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि स्टॉप बैंड का मकसद ही यही है कि वो मैग्नीट्यूड को स्टॉप करेगा। ठीक है, तो स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन जो है ये हमें ज्यादा चाहिए होती है। हमें चाहिए कि स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन को हम जितना जितना ज्यादा रख सकें उतना अच्छा है, क्योंकि उतना हमारे पास ये मैग्नीट्यूड को सप्रेस करेगा। ठीक है, अच्छा एक तरीका है कि हम ट्रांजिशन बैंड को भी नैरो करें और साथ साथ ये जो रिपल्स हैं इनको भी कम करें बाय इंक्रीजिंग द फिल्टर कोफिशिएंट्स। फिल्टर कोफिशिएंट्स को बढ़ाने से उससे आपके पास शायद ये ट्रांजिशन बैंड भी नैरो हो जाए और ये जो आपके पास रिपल्स है ये भी कम हो जाए। तो फिल्टर आपके पास बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो फिल्टर जो है वो तो एक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मेमोरी उसकी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि वो जब फिल्ट्रेशन करेगा तो फिल्ट्रेशन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो हर एक कोफिशिएंट में से जब पास होगा उसका जो आपके पास रिस्पॉन्स निकलेगा तो बहुत टाइम में निकलेगा। ठीक है, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज स्लो, इट ऑक्युपाइज मोर मेमोरी, कंज्यूम्स मोर मेमोरी। तो ये मसले होते हैं जब आप फिल्टर को आइडियल की तरफ लेना चाहते हैं। अब हम आगे जाते हैं। डिजिटल फिल्टर्स जो है ये नॉर्मली दो किस्म के होते हैं, आईआईआर और एफआईआर। आईआईआर जो है इट स्टैंड्स फॉर इनफिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड एफआईआर स्टैंड्स फॉर फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऐसे रिस्पॉन्स को कहते हैं जब आप किसी सिस्टम को एक यूनिट इम्पल्स देते हैं इनपुट पे
और आपको आउटपुट पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आईआईआर में बेसिकली होता क्या है इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स में, कि जब आप कोई इम्पल्स देते हैं अपने आईआईआर फिल्टर को, तो ये जब आपके पास आउटपुट देता है तो उस आउटपुट का कुछ हिस्सा ये वापस इनपुट पे भेज देता है। मतलब इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो वो जो हिस्सा है वो वापस जब इनपुट पे आता है तो वो दोबारा इनपुट बन जाता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, फिर कुछ हिस्सा दोबारा इनपुट पे आ जाता है, फिर आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा की तरह हमेशा के लिए चलता जाता है, वो स्टॉप नहीं होता, इसलिए इसको इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। नॉर्मली जो आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं तो वो आईआईआर फिल्टर्स होते हैं। जो एनालॉग फिल्टर्स होते हैं दोज आर आईआईआर या इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। और जो आपके डिजिटल फिल्टर्स हैं तो वो एफआईआर है। डिजिटल फिल्टर्स या एफआईआर फिल्टर्स में फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स में आपके पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता, आप इनपुट देते हैं और आपका आउटपुट मिलता है, एंड दैट्स इट। और आपका कोई आउटपुट का सिग्नल इनपुट पे नहीं आता। अगर आप नीचे इनके इक्वेशंस को देखें तो ये आपके पास एफआईआर की इक्वेशन है और ये आईआईआर की इक्वेशन है। एफआईआर में आपको एक टर्म नजर आ रहा है और इसका कोफिशिएंट है बी। और अगर आप आईआईआर को देखें तो आईआईआर में आपके पास दो टर्म्स नजर आ रहा है। इसके दो कोफिशिएंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये ए जो है, दिस इज द फीडबैक, वो फीडबैक है जो आप वापस भेजेंगे अपने इनपुट के ऊपर। ठीक है, सो ये आपका वो फीडबैक मैकेनिज्म है और इसी ए की वजह से आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो इनफिनिट होता है आईआईआर फिल्टर। नीचे आपके पास गिवन है, कहता है द ए आर नोन एज फीडबैक और रिवर्स कोफिशिएंट्स। जिस तरह मैंने बोला ये ए जो है ये फीडबैक कोफिशिएंट है, इसको रिवर्स कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। और बी जो है दे आर नोन एज द फीड फॉरवर्ड कोफिशिएंट्स। ये आपके पास फीड फॉरवर्ड कोफिशिएंट्स है। तो एफआईआर फिल्टर में सिर्फ और सिर्फ फीड फॉरवर्ड कोफिशिएंट्स होते हैं और आईआईआर फिल्टर में फीड फॉरवर्ड और फीडबैक दोनों होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल फिल्टर डिजाइन की तरफ। फिल्टर डिजाइन के लिए सबसे पहले लैब व्यू में हम जो एक्सप्रेस वीआई यूज कर रहे हैं वो हम सिग्नल एनालिसिस में जो आपके पास फिल्टर की वीआई है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने उठानी है। लैब व्यू में जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम पे राइट क्लिक करेंगे और सबसे स्टार्ट में आपको बिल्कुल सामने ये सिग्नल एनालिसिस का पोर्शन नजर आएगा। इसमें आप फिल्टर को ढूंढे तो देखें ये फिल्टर का जो एक्सप्रेस वीआई है वो पड़ा हुआ है। इस पे क्लिक करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे ही आप इसको पेस्ट करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन होती है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सप्रेस वीआई है इसको जैसे ही आप ब्लॉक डायग्राम पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद ओपन हो जाती है। अब अगर आप देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपके पास फिल्टरिंग टाइप है कि आप किस किस्म की फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं या जो फिल्टर आप बनाना चाहते हैं वो किस किस्म का हो। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, इसमें आपके पास लो पास है, हाई पास है, बैंड स्टॉप है और स्मूथिंग फिल्टर है। ये चार फिल्टर्स जो हैं ये अभी मैंने आपको इनके रिस्पॉन्सेज आपको बताए। तो मैं लो पास फिल्टर को चूज करता हूं। इसके बाद फिल्टर स्पेसिफिकेशंस है। फिल्टर स्पेसिफिकेशंस मतलब आप फिल्टर को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। नाउ व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि लो पास फिल्टर जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और हाई को स्टॉप करता है। इट passes लो फ्रीक्वेंसीज एंड स्टॉप्स हाई फ्रीक्वेंसीज। लेकिन इस फिल्टर को कैसे पता चलेगा कि ये लो फ्रीक्वेंसी है और ये हाई फ्रीक्वेंसी है? हाउ वुड इट नो? उसके लिए हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो आप वैल्यू देते हैं, इन द केस ऑफ लो पास की बात कर रहे हैं, तो उस वैल्यू से जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो लो फ्रीक्वेंसी कंसिडर होगी और उस वैल्यू से जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हाई फ्रीक्वेंसी कंसिडर होगी। तो लो पास फिल्टर के केस में कट ऑफ से जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो पास होगी
और कट ऑफ से जो ऊपर की फ्रिक्वेंसीज हैं तो वो स्टॉप होंगी। दिस इज व्हाट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डज। ठीक है, फिर और आप नीचे आए तो आपके पास देखें फिल्टर टाइप्स हैं। आप FIR फिल्टर बनाना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि FIR फिल्टर क्या होता है, जिसमें सिर्फ फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट्स होता है। या आप IIR फिल्टर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। FIR भी सेलेक्ट कर सकते हैं और IIR भी सेलेक्ट कर सकते हैं। FIR में जब आप सेलेक्ट करते हैं तो FIR में आपने टैब्स देने हैं। फिल्टर के टैब्स बेसिकली फिल्टर साइज को डिफाइन करते हैं या फिल्टर कोएफिशिएंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स आपने लेने हैं। तो जितने आप टैब्स बढ़ाते जाएंगे उतने कोएफिशिएंट्स बढ़ते जाएंगे, उतना जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छा होता जाएगा, फिल्टर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती जाएगी। लेकिन नुकसान ये है कि फिल्टर का साइज बढ़ता जाएगा। और IIR में आप पहले तो टोपोलॉजी चूज करते हैं कि किस टोपोलॉजी का फिल्टर आप बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपने ऑर्डर ऑफ द फिल्टर चूज करना है। ऑर्डर ऑफ द फिल्टर भी आपके पास यही काम करता है जो FIR में टैब्स करते हैं। ऑर्डर ऑफ द फिल्टर से आप नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो जितना आपके पास फिल्टर का ऑर्डर बढ़ता जाएगा उतना ही आपके पास जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और इतनी ही फिल्ट्रेशन अच्छी होती जाएगी। लेकिन नुकसान ये है कि फ़िल्टर का साइज़ बढ़ता जाएगा और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट दिस एक्सप्रेस VI। इसमें यही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें से हमने लो पास फिल्टर को चूज़ किया, 100 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रखी और हमने जो फिल्टर टाइप है लेट से हम इसको IIR लेते हैं और इसको ओके कर दिया। अब ये तो फिल्टर हमारे पास डिजाइन हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखते हैं कि ये स्लाइड्स में कैसा है, उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये फिल्टर तो आपने बना लिया यहाँ पर। अब हमने इस फिल्टर में से अपना सिग्नल पास करना है। तो अगर आप देखिए ये सिमुलेट सिग्नल है, ये सिमुलेट सिग्नल आपके पास, आपका जो सिग्नल है, जो सिग्नल आप बनाते हैं वो है, और ये आपका फिल्टर है जो अभी आपने डिजाइन किया। ये सिग्नल आप गुजारेंगे अपने इस फिल्टर में से और रिजल्ट जो है ये आप वेव फॉर्म ग्राफ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कोड अभी हमने भी बनाना है। ठीक है, इसका रिजल्ट वैसे मैं आपको बता दूं। देखिए ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। ओरिजिनल सिग्नल का मैग्नीट्यूड है -1 से लेकर 1 तक, और ये आपका फिल्टर्ड सिग्नल है। फिल्टर्ड सिग्नल का मैग्नीट्यूड है 0.2 से लेकर -0.2 तक। मतलब आपके फिल्टर ने आपके सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इतना कम कर दिया। क्यों? शायद आपने कट ऑफ से फ्रीक्वेंसी ज्यादा दी हो। देखिए फ्रीक्वेंसी आपने कितनी दी है, आपने 150 हर्ट्ज दी है इसको, और कट ऑफ क्या था, 100 था। इसका मतलब है कि 100 से नीचे तो वो पास करेगा लेकिन 100 से ऊपर पास नहीं करेगा। तो चूंकि आपने 100 से ऊपर फ्रीक्वेंसीज दी हैं, इसलिए इसने 100 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने की कोशिश की है, उसके मैग्नीट्यूड को कम कर दिया। ठीक है, तो अभी इस चीज को हम बनाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको ये समझ आ रही है अभी तक जो हमने किया? मैं ज़रा मैसेज देख लूँ। यस यस, ठीक है, ओके गुड। चले अब इसको सिग्नल देते हैं अपने इस फिल्टर को। सो वी गो टू सिग्नल प्रोसेसिंग, वेवफॉर्म जनरेशन, और इसमें सिमुलेट सिग्नल की जो एक्सप्रेस वीआई है इसको पिक करते हैं। सिमुलेट सिग्नल को पिक किया। अब सिमुलेट सिग्नल आपको पता है, इसमें से आप कोई सा भी सिग्नल टाइप उठा सकते हैं। तो हम इसमें साइन वेव ही पिक करेंगे, ठीक है, और इसको जो फ्रिक्वेंसी है वो फिर हम देंगे। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी पे हम एक कंट्रोल लगाते हैं यहाँ पर। तो राइट क्लिक करें, क्रिएट और कंट्रोल। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 10.1 की फ्रिक्वेंसी है, इसको अभी हम चेंज करते हैं। इसके बाद हम इस सिग्नल को इनपुट देते हैं अपने इस फिल्टर वाली एक्सप्रेस वीआई को। तो साइन वेव को इधर सिग्नल में इनपुट कर दें। देखिए आपकी जो फिल्टर वीआई है इसमें एक इनपुट है सिग्नल का, तो इधर आपने सिग्नल देना होता है। ठीक है, इसके बाद हम
वेवफॉर्म ग्राफ लगाएंगे अपने फिल्टर के आउटपुट पर। तो राइट क्लिक करें अपने फ्रंट पैनल के ऊपर, इधर से आप वेवफॉर्म ग्राफ पिक करें और इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया तो इसका एक आइकन जो है वो आपके ब्लॉक डायग्राम पे आ जाता है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में हमने इसको कनेक्ट करना है फिल्टर्ड सिग्नल के साथ। इसको हमने फिल्टर्ड सिग्नल के साथ कनेक्ट किया और जो आपका वो स्लाइड था उसमें बेसिकली वेवफॉर्म ग्राफ की जो नेम था, जो नाम था इसका, वो डिफरेंट था। तो वो आप चेंज कर सकते हैं बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। इसका नाम था फिल्टर्ड सिग्नल। तो इसको हमने फिल्टर्ड सिग्नल का नाम दे दिया। एक वेवफॉर्म ग्राफ वहां पर यहाँ भी लगा हुआ था। ये बेसिकली आपको ओरिजिनल सिग्नल के बारे में बताने के लिए कि ओरिजिनल सिग्नल कैसा था, तो इसको भी आप यहाँ पर एक वेवफॉर्म ग्राफ दे दें। एक वेवफॉर्म ग्राफ आप इसके साथ भी कनेक्ट कर दें। ये हो गया और इसको आप ओरिजिनल सिग्नल का नाम दे सकते हैं। तो ये इसको रीनेम कर ओरिजिनल सिग्नल, या आप इसको अनफिल्टर्ड सिग्नल भी कह सकते हैं। अनफिल्टर्ड सिग्नल, ठीक है, आपकी मर्जी है जो नाम आप इसको देना चाहते हैं। इसको आपने सेट कर दिया। अभी हमने इसको रन करना, तो रन पे क्लिक करें, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी को सेट करें। तो इसको 150 कर दें। तो इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखना है ताकि हमें पता चले कि वो स्टॉपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हमने 150 कर दिया। अब इसको रन करें। जैसे ही हमने इसको रन किया तो देखिए नीचे आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है और ऊपर आपका फिल्टर्ड सिग्नल है, ठीक है। तो देखिए फिल्टर्ड सिग्नल की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल क्लियरली कम है आपके ओरिजिनल सिग्नल से। रीज़न क्या है कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो जब इस फिल्टर में से गुजरा है तो फिल्टर ने उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको सप्रेस करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके ओरिजिनल सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ से ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू योर फिल्टर आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, और फिल्टर तो हमने लो पास बनाया है, वो तो सिर्फ लो को पास करेगा, तो वो हाई को पास नहीं कर सकता। तो इसलिए इसने यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड को कम करने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो फिल्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी का फिल्टर है, सॉरी लो पास फिल्टर है, और हमारा जो सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो इसलिए हमारे सिग्नल को इसने स्टॉप करने की कोशिश की है हमारे फिल्टर ने। इसको हम और ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये तो टाइम डोमेन है, तो टाइम डोमेन में इतना अच्छा पता नहीं चल रहा। व्हाई डोंट वी जस्ट ट्राई एंड यूज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन इन इट। फ्रीक्वेंसी डोमेन को कैसे यूज करेंगे, लास्ट लैब में मैंने आपको बताया था, एफएफटी के जरिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल एनालिसिस हम इस सिग्नल को, जो ओरिजिनल सिग्नल है और जो रिजल्टेंट सिग्नल है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस शक्ल में, इम्पल्स की शक्ल में, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन वेव है ये हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक इम्पल्स देता है, एक पीक देता है, जिस तरह आपने लास्ट लैब में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एफएफटी वाला जो फिल्टर है, जो फंक्शन है, एक्सप्रेस वी आई है, वो प्लेस करेंगे, जिसको हम स्पेक्ट्रल मेजरमेंट कहते हैं। सो लेट्स पुट इट हियर। ये भी आपको सिग्नल एनालिसिस में से मिलेगा। तो राइट क्लिक और सिग्नल एनालिसिस, और इसमें सबसे पहला वाला है स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, इसको पिक करें। स्पेक्ट्रल मेजरमेंट को पिक किया, मैग्नीट्यूड आरएमएस ही हमने लेना है और लीनियर स्केल पे इसको सेट कर दें और ओके कर दें। अच्छा, ये तो आपके पास एक स्पेक्ट्रल मेजरमेंट हो गया, ये तो आपके ओरिजिनल सिग्नल के लिए होगा। इसकी एक कॉपी आप फिल्टर्ड सिग्नल के लिए भी लगा लें ताकि फिल्टर्ड सिग्नल भी आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो हो। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें तो एक और कॉपी आपके पास बन जाती है।
अब इस तरह करें कि ये जो आपके पास ग्राफ्स हैं इनको इसके ऊपर लगाएं, इधर से भी हटा के इसके ऊपर लगा दें। अच्छा, अब इसका इनपुट लेके ओरिजिनल सिग्नल का वो यहाँ पर अपने एफएफटी को दें, और फिल्टर्ड सिग्नल का इनपुट लेके वो इस एफएफटी को दें। ठीक है, तब आपके पास जो रिजल्ट होगा वो टाइम डोमेन के बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो होगा। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि टाइम डोमेन में जो आपका पीक है, सॉरी, जो ओरिजिनल सिग्नल का पीक है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फिर आपको क्लियरली पता चलेगा कि फिल्टर में से गुजरने के बाद वो सप्रेस हो जाता है। फिल्टर उस पीक को कम करने की कोशिश करता है, उसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ओरिजिनल सिग्नल का पीक जो है वो आपको शायद 0.7 तक शो हो, क्योंकि आरएमएस की वैल्यू है, ठीक है, 0.707। और जो आपका सप्रेस्ड सिग्नल है तो उसका पीक फिर कम होगा 0.7 से। कंप्लीटली तो उसको ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि फ़िल्टर को हमने इतना हैवी नहीं बनाया है, उसका जो ऑर्डर है वो कम है। तो अगर हम ऑर्डर पर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये फ़िल्टर और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, फिर आपके सिग्नल को ज़्यादा सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इधर देखें, इसको आप रन करते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया तो देखें आपका जो ये वाला सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.7 तक, और जो आपका फिल्टर्ड सिग्नल है दैट इज 0.1। तो इतना फर्क आया है मैग्नीट्यूड में, एक मैग्नीट्यूड 0.1 तक है और एक मैग्नीट्यूड 0.7 तक है। तो ओरिजिनल सिग्नल को इस फिल्टर ने इतना सप्रेस कर दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड 0.175 पे आ गया। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप कहेंगे कि ये दोनों फिल्टर्स तो सेम नज़र आ रहे हैं, सॉरी, ये दोनों रिजल्ट्स तो सेम नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो साथ साथ स्केल है वो भी एडजस्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए जो आपके पास स्केल ऑफ योर ग्राफ है वो 0 से लेकर 0.8 तक है, जो लिमिट है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से लेकर 0.2 तक है। तो इसलिए आपको ये सिमिलर नज़र आ रहा है, अदरवाइज दोनों के मैग्नीट्यूड्स में बहुत फ़र्क है। अगर मैं इसका स्केल 1 तक सेट कर दूँ तो फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे आपके पास ये दोनों डिफरेंट हैं, ये एक मैग्नीट्यूड पे नहीं है, और कैसे फिल्टर ने इस एक मैग्नीट्यूड को कम किया हुआ है। तो स्केल्स में मैं जाऊंगा, वाई एक्सिस को मैं 0.8 के बजाय 1 तक करता हूँ। तो ऑटो स्केल से इसको हटाएंगे, इसको 1 तक कर दें। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल। अब इसमें आए, स्केल्स में जाएं, वाई एक्सिस, इसको ऑटो स्केल से हटाएं और इसको भी 1 तक कर दें, और ओके कर दें। अब देखें आपके पास ये ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास जो फिल्टर्ड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फिल्टर ने आपकी फ्रीक्वेंसी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ठीक है, और अगर हम इस ऑर्डर ऑफ फिल्टर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये शायद शायद कंप्लीटली तो एलिमिनेट नहीं होगी, लेकिन इससे और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको फिल्ट्रेशन की? इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गई है? अबू बकर आपको? आफाक? दानियाल? ओके गुड। हमजा? Omas, did you get it?
मुझे रिस्पॉन्स दिया करें, वरना मैं समझूंगा कि आप ऑनलाइन हो गए हैं और चले गए हैं। ऐसा ना हो कि एबसेंट हो जाए। हाँ ना। हाँ ना कोई। चले गुड। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोगों को समझ आ गई है इस बात की, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। ये एक तरीका था फिल्ट्रेशन करने का। हमने ये जो फिल्टर की एक्सप्रेस भी आए हैं इसको, जी, तो इस तरह हमने फिल्ट्रेशन की। इसके अलावा हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर डिजाइनिंग टूल इन द डीएफटी टूल बॉक्स। डीएफटी टूल किट या डीएफटी टूल बॉक्स जो है, ये लैब व्यू में आपके पास एक टूल किट है जिसको हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैकेज में नहीं आता, लैब व्यू के पैकेज में। इसको आपने अलग से इंस्टॉल करना होता है और फिर आपने अलग से इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। इसका मतलब है कि अलग से आपने इसको परचेज करना होता है, ठीक है। इस डीएफटी टूल किट को, अगर आपके पास ये डीएफटी टूल किट है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिज़ाइन ऑलमोस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फिल्टर। ये एक पावरफुल टूल किट है, डीएफटी टूल किट जो है फिल्टर डिज़ाइनिंग के लिए। और इस टूल किट को यूज़ करके आप तकरीबन फिल्ट्रेशन से रिलेटेड हर किस्म का काम कर सकते हैं, डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपके पास ये टूल किट है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने आपको वो जो की जनरेटर है एनआई वाला वो शेयर किया हुआ है आपकी गूगल क्लासरूम में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए, डीएफटी टूल किट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। सो ये बेसिकली जब आप डीएफडी टूल किट इंस्टॉल कर लें तो आपके पास ये पड़ा कहाँ पर होता है, ये जो ऑप्शंस हैं या ये जो आपके पास फंक्शंस हैं ये कहाँ पर आते हैं। तो आप ब्लॉक डायग्राम पे अगर राइट क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे सिग्नल प्रोसेसिंग में, सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास डीएफडी टूल किट जो है ये बेसिकली इंक्लूडेड होता है। बट आप डिसाइडेड कि हम सारी फिल्ट्रेशन जो है वो इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हम इस लैब को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग डीएफडी टूल किट है इसको हमने कमिंग क्लास में स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या कहते हैं, सही है इस तरह ना? ठीक है, तो इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा वो आपका इसी के ऊपर होगा, ये डीएफटी टूल किट के ऊपर। और फिर इसमें आप जो कोफिशिएंट्स ऑफ द फिल्टर है उनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि कैसे हम कोफिशिएंट्स ऑफ द फिल्टर ऑब्टेन करते हैं, कैसे उनको हम एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हैं, और कैसे फिर इनको हम दोबारा रीड कर सकते हैं टू यूज़ इन फ्यूचर, ठीक है। कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता फिल्टर डिज़ाइनिंग का, तो हमने ऑलरेडी एक फ़िल्टर कोफिशिएंट्स की शक्ल में स्टोर किया होता है। तो फिर पूरा फ़िल्टर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ कोफिशिएंट्स बता के ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी आर गोना स्टडी इन द कमिंग लैब इंशाल्लाह। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आज की लैब है तो अभी आप पूछ सकते हैं। शाबाश।